क्या कहना चाह रहे भाई? ये ट्रांजिशन का मतलब ये है डी ब्लॉक की बात करना और इनर ट्रांजिशन का मतलब ये है एफ ब्लॉक की बात करना। ये चर्चा हमने क्लास 11 में पेरियोडिक टेबल में भी करी थी कि हम ट्रांजिशन किसको कहते हैं, डी को, और इनर ट्रांजिशन किसको कहते हैं बेटा, एफ। और तभी भी मैंने आपको बोला था कि ऐसा एक चैप्टर बनेगा जो क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, ठीक है, जैसा कि हम अब जाके पढ़ेंगे ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप लोग। बेटा इसी को अपन क्या कहते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। क्या कहेंगे, डी एंड एफ। ट्रांजिशन का मतलब डी ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन का मतलब एफ ब्लॉक। आपको इनके एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, शायद मैंने ही आपको निमोनिक्स बताया था, स्टेपी वक्रमण पे कोने की, और उसके बाद मैंने बोला था यार जर न गुरु न पढ़, फिर बोला था लाभ तावरे उस गिर पर गोल्ड मरते। ये अपना डी ब्लॉक था। इसके बाद जो एफ ब्लॉक है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, बस हो गया। सबसे पहला लेंथेनॉइड का बच्चा, लेंथेनॉइड में हमने क्या पढ़ा था, सिर पर नदियां, ट्रेन की सवारी, न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश, फरमाते मैडोना, ऐसा ही कुछ है। फिर से चर्चा कर दी जाएगी उसमें। सबसे पहला मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ देखेंगे बच्चा रिप्रोडक्शन। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे ट्रांजिशन। क्या दिख रहा है भाई, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। इससे अच्छा तो घर पे मैं बैठ के ऑनलाइन ले लेता हूँ। अब क्या छोड़ दूँ, इतना भीग के इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। आज बेटा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा मेरा। बिलोंग टू एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या ये शब्द फोन में दिख रहा है, फोन में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अब दिखे चाहे ना दिखे, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या कहना चाह रहा, तुझे पेरियोडिक टेबल के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। कुछ ऐसा ही तो पेरियोडिक टेबल दिखता है, ऐसा ही दिखता है क्या बेटा? पक्का? क्या ये एस है, क्या ये डी है, क्या ये पी है, क्या ये एफ है? ऐसे ही तो ये वही कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बोला ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। और इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बिलोंग टू एफ ब्लॉक। मतलब आज चर्चा हम इसकी और इसकी करेंगे, ठीक है, डी और एफ। अगला पॉइंट बोल रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सिबिट द प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है ना, डी ब्लॉक, ठीक है। लिखो इसको, बहुत बेसिक सी चीज है, पेपर में कोई नहीं पूछा था। यस यस ये सब चर्चा चलो देखो, हमें बताना है कि पेरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक है उसका पोजीशन कहाँ पे है, बताइए कहाँ पे उसका पोजीशन। तो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेजेंट फ्रॉम 4 to 7। क्या आपको पता है थ्री सीरीज कहाँ से कौन से पीरियड में होता है, फोर्थ पीरियड में होता है। थ्री सीरीज कहाँ होता है, फोर्थ पीरियड में होता है, ठीक है।
और कहाँ पे खत्म होता है पूरा डी ब्लॉक? 7th पीरियड में। कहाँ खत्म होता है? 7th पीरियड। एंड सेकेंड ईयर लाएंगे एसी से लेके जीनी कनाडा होगी, ये ग्रुप है बेटा। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी जीनी कनाडा होगी पूरा डी ब्लॉक। मुझे नहीं पता है इसका टेरिटोरी टेबल खोलो, बता दो। 12th ग्रुप in the respective periodic table, in the respective periodic table, ठीक है? समझा आपको? in the respective periodic table। अब देखो D block element are present from 4 to 7। 4th से लेके 7th ग्रुप तक D block रहता है। उसके बाद बेटा 3 to 12, ये तो पीरियड की बात होगी। ग्रुप की बात करेंगे तो सेकंड ईयर लाएंगे इसी 3rd ग्रुप आता है और लास्ट वो 12th ग्रुप में कौन आता है? जिनी कनाडा होगी, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। यही इसमें ही क्या होता है अपना डी ब्लॉक होता है। और इसको पॉज करो तो ज्यादा अच्छा है। शायद आपको ये सारी चीजें पता है बहुत अच्छे से कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। अब मैं अगर आपसे कह दूं यहाँ पर बच्चा कि ये हमने लिया है सबशेल, ये आपको पता है वैसे, लेकिन चैप्टर में है तो मैं बताना चाहूंगा। ये हो गया अपना वैकेंट, खाली जगह, इसे मैं बोलूंगा हाफ फिल्ड और ये अपना कंप्लीट फिल्ड। बहुत अच्छे से जानते हैं आप इसके बारे में। एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, ठीक है। अब अगर खाली डब्बा होगा तो सब में 0 0 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और अगर मैं कह दूं आपसे कि एस सबशेल में कंप्लीट फील्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आप बोलेंगे 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14। इनका हाफ कर दे 1 3 5 7, ठीक है। अगर आपको जानना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा तो या तो कंप्लीट फील्ड वाला होता है बेटा, या फिर कौन सा होता है हाफ फील्ड वाला। मैं इसको बताना मुझे नहीं चाहिए था क्योंकि आपको आता है पहले से हर चैप्टर में पढ़ते हैं। अभी अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने सॉल्व किया तो पढ़ा और ये बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। बट फिर भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं आ रहा होगा उनके लिए सारी यही होता है ना। उसको क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? शाबाश, चलो पढ़े लिखे स्कर्ती ये कौन सा पीरियड था बेटा? 4th पीरियड। सीरीज कौन सी है? 3D। कौन सी सीरीज है? 3D। आइए 5th पीरियड में देखते हैं बच्चा यहाँ पर क्या आएगा, बोल। कहाँ से इतना पीरियड आ रही है? ये कौन सा पीरियड था बेटा? 6th पीरियड। 7th पीरियड हमारे काम का डी ब्लॉक होता नहीं है, इसलिए हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी काम की चीज इतनी ही थी कि बेटा जो ग्रुप है वो 3 से सेकेंड ईयर लाएंगे एसी नीचे एक्टिनोइड सीरीज हो जाता है। सेकेंड ईयर लाएंगे नीचे एसी आता है 7th पीरियड में। ये जीनी कनाडा होगी, ऐसा पढ़ते हैं। टी जरा वो माला मन अकेले फिर कौन बनेगा किरान नहीं पढ़ोगे कौन जीनी कनाडा होगी। बोलो भारत माता की जय। चलो पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। मेटलर्जी पहले एक अलग से चैप्टर हुआ करता था जब तक मैं 12th में था, स्टेट बोर्ड मतलब जब मैं 12th में था उसके 2-4 साल तक, मतलब 2019 तक ये मेटलर्जी चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में था अलग से। उसमें पूरे एक बड़ा चैप्टर था, रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर पूरा, लेकिन उसे गवर्नमेंट ने निकाल दिया उस चैप्टर को। उसका कुछ ही पार्ट थोड़ा सा निकाल के उसने घुसा दिया इसके अंदर, इनर ट्रांजिशन के ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन पहले वो चैप्टर हुआ करता था। तो जो छोटा ही पार्ट है बट थोड़ा सा बोरिंग बोलूंगा, मेटलर्जी से बोरिंग ही है। आपने क्लास में पहले पढ़ा रहेगा, वो बेल्ट से पास करा है, घूमे जा रहा है, अलॉय, गैंगियो, गप्पू भाई, ये सब सारी चीजें जानते हैं। हां गैंगियो मतलब कचरा कचरा कचरा, ये सारी चीजें उसमें पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है।
तो आप उसे भी पढ़ेंगे, बट मजेदार चीज जो है वो डी और एफ में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। वो आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा जितना, और जितना मैं कराऊंगा उसको ढंग से करना, आपका सीटी नीट का जो भी क्वेश्चन है सब बनेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक को ही तो क्या बेटा हम ट्रांजिशन बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए इतने देर में कम से कम हमने इतना तो सीखा कि डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहली बात, आज डी ब्लॉक अपने बारे में एक सच्चाई बताएगा। सच्चाई ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो किस बेसिस पे है बेटा, वो कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इनकम्प्लीटली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। डी ब्लॉक अपना राज बता रहा है कि मैं डी ब्लॉक तब डी ब्लॉक हूँ जब मैं इनकम्प्लीट, अधूरा हूँ, ठीक है। अगर वो सिंगल है, सिंगल मतलब अधूरा है कहीं ना कहीं, तो वो क्या है बेटा, डी ब्लॉक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड कौन सा बेटा, डी सबशेल। ध्यान से देखिए डी सबशेल, ठीक है। अरे आपको ये भी बात बहुत अच्छे से पता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शायद सृष्टि भाई को ये बात पता हो, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ भाई, क्या डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है? मैंने नहीं बताया था, क्लास 10th में नहीं, सॉरी क्लास 11, ठीक है। देख, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 - 1 n-1 इसके लिए हम लिखते हैं डी के लिए। तो डी में अगर आप डी ब्लॉक में एलिमेंट बनेंगे तो 1 से लेके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन, और एस में कितना आएगा, 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है बेटा, डी ब्लॉक। अच्छा, कल मैं एक बैच में पढ़ा रहा था थाने ब्रांच में, वहां एक बच्चा था, जैसे ही मैंने लिखा B 1 - 10 S 1 - 2, वो मुझे क्या बोलता है, 1 डैश माइनस 1 डैश 10 1 डैश 2, 1 से लेके 10 1 से लेके 2। तो बच्चा उठ के मुझे बोलता है, सर आप एक 1 - 10 क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट D लाइन लिख दो ना। मैंने उसके पैर पढ़ लिए, मतलब भाई तू रुक जा, वो 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन में बोल रहा हूँ। उसके इंडे को क्या लगा, 10 में से माइनस करना है, तो सर 10 9 लिख, D 9 लिखो और S कितना लिख दो, ये वाला बेटा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। फिर उसे समझा, तो तुम में से कोई यहाँ ऐसा तो नहीं है ना बेटा, कि जिसे ऐसा लग रहा हो कि 10 - 1 नहीं बेटा, D में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है तू, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन अपन किसमें भरेंगे, 10 में। वो मैं बोल रहा हूँ 1 to 10, 1 - 10 नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज मैं यहाँ लिखना चाहूंगा बेटा, 3D सीरीज, डी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 3D सीरीज से। और 3D सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है बेटा, स्कैंडियम। क्या स्कती वर्कमन फेकोनिक बोसन, क्या ये 3D सीरीज है? बोलना बोलना, 3D सीरीज है क्या? तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है? क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलूं बेटा इसको मैं? क्या मैं बोल सकता हूँ इसको फर्स्ट ट्रांजिशन? हाँ मैं बोल सकता हूँ कि यही क्या है बेटा अपना फर्स्ट ट्रांजिशन। यार सृष्टि तेरी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाएगी, तूने बड़ा बड़ा बोला लिखे, थोड़ा एरो पीछे बना देख। क्या बच्चा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज क्या वही अपना फर्स्ट ट्रांजिशन है बेटा? हाँ वही अपना क्या है बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सर आप ट्रांजिशन क्या बोल रहे हो? अरे डी ब्लॉक 3D सीरीज से ही तो स्टार्ट होता है, तो क्या मैं उसको फर्स्ट ट्रांजिशन बोल सकता हूँ? क्या पहला डी ब्लॉक है वो? हाँ भाई बोलो, पीछे लड़का लोग। अरे भाई पूरे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कहते हैं। तो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट 3D सीरीज से स्टार्ट होता है, तो 3D सीरीज क्या पहली ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हुई? दूसरी चीज बेटा, अगर बच्चा मैं यहाँ पे 4D बोल दूं, अगर मैं कह दूं कि ये 4D सीरीज है, तो ये कौन सा होगा बेटा? बोलो, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होगा। मैं अगर कह दूं तुझे कि मैंने 5D सीरीज लिया है, बताइए बताइए कौन सा है बेटा? थर्ड। कौन सा है? थर्ड है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर मैं कह दूं 6D सीरीज, तो कहानी यहाँ पर खत्म होती है। ये कौन सा होगा बेटा? 4th ट्रांजिशन सीरीज। अरे बेटा 3D सीरीज कौन से पीरियड में आता है? 4th। कौन से पीरियड में आता है? 4th।
4D किस में आता है? 5th में। 6th में 5D आता है, 7th में कौन आता है? 6D। देख लीजिए मैंने पीरियड भी लिख दिया। समझ में आया? पक्का समझ में आया? अब क्यों नहीं आता? अभी अभी मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है? देखिए देखो, हीलियम को तो जानते हैं आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, यो-यो, ठीक है? समझा? क्या आप इससे वाकिफ हैं? क्या इससे हमारा रिश्ता है? हाँ हाँ है। इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 26, 24, 86, 118। समझा? अच्छा बताइए कि 3D सीरीज जो आपके सामने दिख रहा है उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 21 से लेके 30 तक, ठीक है? अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखते रहो, 21 से कितना होता है? 30 तक होता है। अब देख, बता मुझे 21 से लेके 30 किसके बीच में आ रहा है? 21 से लेके 30 किसके किसके बीच में आ रहा है? अरे किसके बीच में आ रहा है? 21 से 30। तो कंडेंस फॉर्म में लिखने के लिए मैं किसको लूंगा? समझ में आया? अल्कोहल कीटोन कौन था ये? मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, अल्कोहल कीटोन कहाँ से आ गया? मैं पूछ जाएगा इस बारिश में। कोई तो गाना बोला अल्कोहल कीटोन से लेके जिंक तक, 21 से लेके 30 तक। तो जब भी आप कंडेंस लिखेंगे बेटा हमेशा छोटे वाले को लिखना। तो मैंने आगे ले लिया, कौन सा सीरीज था बच्चा? 3D सीरीज था। 3D सीरीज है ना? कौन सा पीरियड है? 4। तो मैंने क्या ले लिया? समझ ले इसको, नहीं हैप्पी बर्थडे हो जाएगा पहले बोलो। अब बता, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इसमें 1 से लेकर 10। क्या ये डी में 1 से 10 डाल सकते हैं, इसमें 1 से 2 डाल सकते हैं? ये डाल सकते हैं ना? हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की। ठीक, अगला 40 सीरीज में हो रहा है। 40 सीरीज का स्टार्टिंग होता है Y से, 39 से लेकर 48 तक। बताओ 39 से लेकर 48 किसके बीच में आ रहे हैं? क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन। तो क्या लूं मैं यहाँ पर? अरे सबको नहीं आता है, मेरे मारना है। 36। हाँ, कौन सा सीरीज है? 40। कौन सा पीरियड है? 1 से 2 इसमें डाल सकते हैं, 1 से 10 में डाल सकते हैं। समझा? अगला बोल, क्या लूं? ज़ेनॉन। 54, 6 उसके बाद लास्ट में रेडॉन 26। कौन सा सीरीज है? पीरियड समझा आपको? ये लिखने का तरीका तो इनकम्प्लीटली फील्ड होना चाहिए। लेकिन सर यार तुम्हें क्या बोल रहे हो सर? कभी तुम बोलते थे पीरियोडिक टेबल में जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये तो कम्प्लीटली फील्ड है और वो भी डी ब्लॉक में आता है। तो सर वो डी ब्लॉक कहाँ हुआ? अरे मैंने कब बोला वो डी ब्लॉक? वो सूडो डी ब्लॉक बेटा, फॉल्स डी ब्लॉक। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मैंने बेटा अभी बोला 3D सीरीज की बात करें, क्या मेरे को बड़ा लिखना चाहिए? 4D सीरीज, क्या मैं फोन में दिख रहा हूँ बेटा? ये अपना क्या हो गया? बोलो लास्ट में क्या आएगा? सेम। इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें लास्ट में क्या आएगा बेटा? मरकुरी। क्या आएगा? मरकुरी, मर्क्यूरी। ठीक है, ये बेटा जिंक भाई हो गया। कैडमियम, ये क्या बेटा अपना? अब बच्चा अगर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेगा तो ये अपना आर्गन हो गया। अच्छा, 3D 4s में 2, 3D में 10। और ये अपना क्या होगा? क्रिप्टॉन 36, 4D, 5s में 2, 4D में 10। लास्ट वाला आएगा ज़ेनॉन 54, 5D में 10, 6s में 2। ठीक है, क्या आपको कंप्लीट फील्ड दिख रही है? सर आपने तो बोला डी ब्लॉक इनकम्प्लीट होना चाहिए, ये तो कंप्लीट हो गया, फिर भी डी में डाल दिया तुमने। अरे हाँ भाई मैंने नहीं डाला, जिसने डाला उसने डाला है ना। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ
अरे उसको सूडो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्स डी ब्लॉक है। क्या है? तो सुनना इसको, ये ऐसा लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना जाने कितनी बार सीईटी में उछल के कूद के सवाल पूछा गया, ठीक है? तो आप ऐसा यहाँ पर लिख लो, आर नॉट ट्रांजिशन सीरीज, आर नॉट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है बेटा? इसका जो डी सबशेल है, इनका जो डी सबशेल है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड है। डी सबशेल is completely filled and stable, पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड है और क्या है बच्चा? स्टेबल है। इसके वजह से वो डी ब्लॉक में काउंट नहीं किया जाता है, फॉल्स डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है? इससे बोला मैंने आर नॉट ट्रांजिशन। हाँ, अरे बोला ना सूडो है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि स्कैंडियम से लेके जिंक कलर 3D सीरीज है, ठीक है? 21 से लेके 30 बेटा अपन सबके लिए कंडेंस लिखने के लिए क्या लेंगे? आर्गन लेंगे। क्या लेंगे? जैसा कि आप देख रहे हो 3D सीरीज से बिलोंग करता है, तो मैंने 3D लिख दिया। और कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है बेटा? 4, तो 3D और क्या ले लिया? 4s। और बॉब के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ डालेंगे? एस में या डी? एस। तो 21 भी है बच्चा, तो 18 और 2 कितने हो गए? 20। 20 और 1 21। समझ में आया तुमको? 22 है बेटा, 18 है तो 20, 20 तो 22। ऐसे ही ये 23 है तो 20, 3 23। ये 24 है तो 2 20 और 4 24, जो कि अलग ये गलत है। क्या है? क्योंकि हमें पता है कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है 3D सीरीज में। अभी मैंने आपको स्पेशल स्टेबिलिटी बताई, ठीक है? अरे भाई ये डी है ना, डी, ये जो डी है और ये एस है, डी एस का बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसा भी कह सकते हैं एस डी का भी अच्छा दोस्त है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत, इधर से दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। जैसे कि आप समझ लें कि प्रेम और अन्ना एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं, प्रेम अन्ना छोड़ो, लड़का लड़का। तो मान लो कि रोहित और प्रेम एक अच्छे दोस्त, ठीक है? अब सुन ले बेटा, अब जैसे कि जहाँ अगर मैं, मेरा दोस्त होता है, जैसे डीवाई सर करके धर्मेंद्र यादव करके, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसका मतलब शिवम, ठीक है? तो डीवाई मान लीजिए कि डीवाई है, तो डीवाई जो है वो शिवम को बोलेंगे भाई सुनना, तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? मैं बोला भाई तो
अपना ये ले ले क्या करेगा। मैं लेकिन उसको पूछा क्यों तेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ गई, बोलता है जैसे ही मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना भाई मैं अपनी हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी गेन कर जाऊंगा। क्या डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर 4 है इसके पास तो ऐसे अगर एक उसने ले लिया तो क्या वो d5 बन जाएगा और d5 बनते ही वो अपनी हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी गेन कर जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखना उसने क्या d5 है, ये तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो क्या होगा ये। आप यहाँ पे भी कुछ गलत नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था एक्सेप्शन वाला, वो ये कहता है कि dy को s से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नशीब से। ठीक है, तो दोस्त है मेरा, मेरे वाला ले ले भाई जा, तो स्टेबल हो जा, दोनों हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी गेन कर ले। ठीक है, तो हमेशा हम किसको फॉलो करते हैं, इसको नहीं, इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जो क्रोमियम है वो d5 में ज्यादा स्टेबल है d4 की कंपेयर में, तो हम हमेशा इसको लेके चलेंगे d5 पर। बाकी आगे की कहानी सबकी सेम चलेगी। फिर आते हैं अपन एक कॉपर पे, देखना d9, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही आज वो दिन फिर से आ गया जब dy श्री से बोलेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन और देना, ये इलेक्ट्रॉन देते ही अपनी कंप्लीट फील्ड की स्टेबिलिटी गेन कर लिया। क्या मतलब d में 10 हो गया, तो उसने अपना क्या किया कंप्लीट। तो दो एक्सेप्शनल केस बनता है 3D सीरीज में, कॉपर और क्रोमियम, और आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा। समझे आपको? इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन। अच्छा बता, जब किसी भी एलिमेंट, जब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं, कहाँ भागने लिखी बंद कर लिखना, अगर आप इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हो तो सृष्टि तो मुझे ये बता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो सोनी बोल, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई कुल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये बताया था मैंने आपको क्लास में। तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना बेटा, तो उस पर चार्ज कौन सा आता है, प्लस का। जैसे मान ले मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसमें मैंने प्लस चार्ज डाला, तो क्या उसमें 12 हो जाएगा कि 10 हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन निकला है कि गेन हुआ है? निकला ना बेटा, तो उस पर चार्ज कौन सा आया, प्लस का। तो लॉस होने का मतलब चार्ज कौन सा आएगा, प्लस का। मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एफ मेटल कोई भी एलिमेंट किया, उसके बाद चार्ज कितना आ जाएगा, +1 का। 2 किया तो चार्ज कितने का आएगा, +2 का। 3 किया तो +3, 4 किया तो +4। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। पहले लेक्चर कितने बजे तक बच्चा? 10:30। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। आधे से आधे में आधे से में आओ, आधे से पता नहीं कहाँ बात है। 10:30 तक है। सही लिखा है क्या? अरे करण को कितना बात कर रहे हैं सर, आपने कुछ बोला नहीं। तेरी आत्मा बोल रही है। कितना है? कितना है? 2। कितना बेटा? 2। तो ये अपना कितना हो गया, +2। 2 और 1 कितना होता है, 3। ओके, अब +2 +3 स्कैंडियम कभी +1 और +2 +3 क्या +4 दिखाई देगा? समझ में आया? अब सुन मिल गया। अब एक एक करके बढ़ाते जाओ। मैंगनीज कलर, रुक, स्टॉप। ये बेटा हो गया अपना कितना, +2 1 मिनट, अच्छा लिख रहे हो, +4। बोल तीसरे वाले क्या आएगा, +2 +3 +4 +5। अरे वाह, मजा आ गया, तुमको तो आता है। शाबाश मेरे जमुनों। +2
plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. वाह वाह, तुमको तो आता है 1 2। ठीक है बेटा, अब एक एक काम करते जाइए। मैंगनीज के बाद क्या करो, एक एक Plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. समूचा 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 समोसा समोसा। हाँ बेटा, समझा? पक्का? अगला बोल। Plus 2 plus 3 plus 4. रुक जा, इधर देख। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। क्या इसका डी कंप्लीट पेज है? क्या इसके एस में 1 है? इकलौता एक ऐसा एग्जांपल है जो पूरे डी ब्लॉक में +1 ऑक्सीजन स्टेट दिखा है। कितना दिखाएगा बेटा? कॉमा +2। ठीक है, इकलौता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पूरा कंप्लीट पेज है। इसके वजह से क्या दिखाएगा? +1। सर फिर तो इसका भी यहाँ पे भी तो 1 दिखाना चाहिए था। अरे वो हाफ पेज कंप्लीट पेज नहीं है। हाँ, लास्ट वाले में पता क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ। समझ में आया बेटा? पक्का। अब अगर तू देखेगा तो ये देख, पांच कुछ काजू कतरी जैसा नजर आएगा। समझा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा बेटा? 3D सीरीज में मैंगनीज का। कितना जाता है बेटा? +7। आज तक आपने मैंगनीज के बारे में बहुत सुना था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +K-4 वगैरह वगैरह आपने रेडॉक्स में ही पढ़ा होगा, लेकिन आज आपके आंखों के सामने कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या स्कैंडियम +1 दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? आपको पहले बता दिया होगा। समझा? पक्का? लिखना बेटा 3D सीरीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। स्लैश डालना या ऑब्लिक डाल के लिखना बच्चा, तो स्लैश या ऑब्लिक। हाँ वही की होता है। वाह, अच्छा हुआ तुमने मुझे ही बता दिया। 3D सीरीज, ठीक है। वापस ऑब्लिक डालियो और लिख फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। क्या लिख लिया आपने? तो लिखो ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा? पहला पॉइंट 3D series element, 3D series element are transition metal. 3D series element are transition metal. हाँ, ये हमें बात पता है, ये transition metal है। So they show metal-like properties. मेटल लाइक प्रॉपर्टीज। अच्छा ये बताइए, ये चीज मैं जो अभी लिख रहा हूँ ना बच्चा, ये तुमने बचपन से पढ़ा है। क्या मेटल लस्टर से शाइनिंग देता है? क्या ट्रेन की पटरी चमकती हुई नजर आती है आपको? नहीं, अरे चमकती है ना भाई, पर देखा नहीं क्या तुमने? शाइनिंग। दूसरा, क्या बच्चा हार्ड होता है? क्या बेटा मेलेबल होता है? हाँ, उसे पीट के पतरा बना दो। क्या बेटा डक्टाइल वायरिंग बना सकते हैं? यस, डक्टाइल। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, ये पॉइंट सी। हाँ, सेकंड। तेरे नाम के साथ सिटी। They are good conductor of heat and electricity. Clear? Fourth point. They have very high melting point. They have very high melting point and boiling point. They have very high melting point and boiling point. ठीक है बेटा?
कॉलेज का क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ा है मैंने, टीटी ट्रांजिशन नहीं पढ़ा? पढ़ा है। सब ऐसे मुंह देखते हो ऐसा तो ब्लैक है, कुछ नहीं आता। पढ़ा है बेटा मैंने। अगला अपन देखेंगे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सभी चीजों को अपन एक एक करके अभी पढ़ेंगे। ये चार्ट बनाइए, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता है, एटॉमिक आयोनिक रेडियल वगैरह एंड आयोनिक रेडियल। देखो बच्चा इधर ध्यान से, ओए तुमको बोला गया बात नहीं करने को, भी आवाज नहीं आएगा। सबसे पहला है बेटा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट कहाँ, लेफ्ट टू राइट कहाँ जाना है, इधर लेफ्ट राइट नहीं करना है, पेरियोडिक टेबल। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो न्यूक्लियर चार्ज है ना बेटा, वो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होगा बाय +1 यूनिट से। ठीक है, सेकेंड +1 यूनिट चार्ज से क्या होगा, इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। दूसरा, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैज d orbital, has d orbital और d subshell। आपने कभी ना कभी तो बेटा नाम सुना होगा शील्डिंग इफेक्ट का। प्रेम शायद तुझे याद हो बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, क्या तू ही वो बंदा था? हाँ, चलो। सो इट शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये कल थर्सडे है ना? आज वेडनेसडे। अच्छी खबर। क्या बोलता भाई? आयोनिक रेडिया है क्या? ध्यान से, मुझे ये बात पता है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट की तरफ जाऊंगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है +1 यूनिट चार्ज से, साइज नहीं बढ़ रहा। नंबर ऑफ शेल सेम होगी, शेल में सिर्फ क्या बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बट जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम जाते समय नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ रहा है सेल का, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहा उसमें। क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। बस न्यूक्लियस से दूरी बढ़ते चली गई, जिस सेल पे इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल पे तो दूरी बढ़ गई। अब दूरी बढ़ गई तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसका उसको खींच पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? दूरी बढ़ने की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है। देखो, अगर मैं कह दूं इसमें तमाम सारे शेल्स आ गए, तो ये शेल आ रहे हैं तो इस सभी शेल पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से चार्ज होने की वजह से उनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन होने की वजह से आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस तक पहुंच नहीं पा रहा है। समझ में आया प्रेम? ये शायद समझा रहेगा बेटा, उसी का एग्जांपल लेके समझाया हमने क्लास 11 में। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट इसी को कहते हैं बच्चा। ध्यान से देख, ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया खुपाच खुपाच खुपाच, ये इलेक्ट्रॉन 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 जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, न्यूक्लियस से बड़े आसानी से खींच लेगा। क्यों? दो अपोजिट चार्ज है, कोई रोक टोक नहीं है बेटा, मामला घर के बाजू का है और उसे फटाक से खींच लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे न्यूक्लियस हमारा प्रेम था और इलेक्ट्रॉन हमारी सुंदर कन्या। अब सुंदर कन्या क्या नाम है? प्रेम जाने। ठीक है, समझे? जैसे जैसे आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, इसके लिए ये आउटर ऑर्बिट है और ये क्या अपना इनर ऑर्बिट है। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस चाहता तो है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास चली आए, बताएगी क्या? नहीं, बीच में बेटा गजब का रिपल्शन हो रहा है। देखो, दोनों चार्ज से रिपल्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ नहीं पाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, तमाम सारा रिपल्शन बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो एकदम आउटर मोस्ट शेल होगा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। अरे न्यूक्लियस चाहता है कि वो मेरे पास चले आए, क्योंकि न्यूक्लियस साला रंगीन टाइप का इंसान था, एकदम प्रेम की तरह, है ना? बोला एक से काम नहीं, कई लोग मिलेंगे तो चलो। ठीक है, रंगीन टाइप के इंसान थे, ये पहले मेंशन किया था मैंने। कोई बात नहीं, आने दो, इसमें सुनेंगे सब। ठीक है, नहीं यार बेटा, उसमें क्या इज्जत, तो सही बात है, समझा? अब हुआ क्या बेटा,
इसका यहाँ तक नहीं पहुंच पाना मतलब इसने क्या किया, शील्ड किया हाँ। इस, और इसके लिए ये आउटर ऑर्बिट, तो ये क्या हो गया, इनर, इसने शील्ड किया एकदम आउटर मोस्ट, इन सब ने शील्ड कर दिया बेटा, ठीक है, पर्दे की तरह काम किया। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। एक पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है एफ ब्लॉक की, क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कितना भी कोशिश कर लो उसे वापस लाया नहीं जा सकता, ठीक है। वो कभी अपना था ही नहीं, मतलब दूर था। समझा आपको, समझ पाए आप प्रेम? हाँ सर। पक्का ना बेटा? हाँ ठीक, बंद कर इसको, बंद कर इसका कार्य समझा दे। इसको लिखना आप लोग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, एनर्जी बोलो, बात एक ही है। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल, बस। अब इसमें आप पॉइंट लिखिए। फर्स्ट, the ionization enthalpy, the ionization enthalpy of d block element, are intermediate between S and P block element. S and P block element. Second, the ionization energy सबसे ज्यादा जो होती है बेटा वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की होती है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा? 5D सीरीज की। किसकी बात कर रहा है? फिर किसकी होगी इसमें? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट मतलब ये किसकी, कौन सा सीरीज की बात कर रहा है? 4D series. फिर किसकी होगी बेटा? First transition. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट 6D series. मतलब वो किसकी बात कर रहा है? 3D सीरीज। ठीक है, तो ऑर्डर अगर लगाना होगा तो हमें बात समझ में आनी चाहिए। सबसे ज्यादा किसका होगा? 5D का, फिर 4D, फिर 3D। देखो due to their low ionization potential, second vacant d orbital, they show metallic character. Second point, they favor the metallic bond. Third, all transition elements show HCP, सॉलिड स्टेट हुआ बच्चा? आपको ये समझ में आएगा। CCP, BCC ज्यादा यूज नहीं है इसका, सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसमें, दे शो मेटालिक कैरेक्टर, दे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो HCP शो करता है, CCP और BCC। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, BCC मतलब बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं। थ्री सीरीज का एलिमेंट आपको पता है, स्कर्ती वक्र,
शायद अब तो आपको आ जाना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ बेटा, ठीक है। अब देख, जब ये तू जाएगा तो क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब पूरा क्रोमियम, मतलब ये पूरा करोड़ मोल वाला 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का होगा, 4D में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मोलिब्डेनम और 5D सीरीज में टंगस्टन। फिर यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चा? डिक्रीज होगा। ठीक है, शो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्रोमियम का। 4D सीरीज में मोलिब्डेनम, 5D सीरीज में टंगस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ना जाने कितनी बार ये पूछा जाता है। पहले बढ़ेगा कहां तक? क्रोमियम तक, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन तक बढ़ेगा। फिर क्या होगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान में रखिएगा, बंद चालू कर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? ये अभी आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा रहेगा सर ने, जब टॉपिक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें पता चलेगी। जैसे कि अगर अनपेयर्ड है तो अपन उसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और पूरी तरीके से पेयर्ड है तो क्या बोलते हैं बच्चा? डायमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में ऐसा कोई केस नहीं होता। दूसरी चीज यहाँ पे ये बताऊंगा आपको मैं कि आपने खेला ना, नहीं खेला जाके आज लिख खेल लेना। जब आप मैग्नेट लेके बचपन में एक दूसरे के पास रखते थे तो रिपेल करके आगे की तरफ भागता था ना आगे। वो कोई नहीं था, वो कौन था मालूम है? दिस सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जिसे अपन क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं। और पैरामैग्नेटिक क्या है बेटा? इनकी आवाज तेज हो रही है, ये तो काम कर चुकी है। पैरामैग्नेटिक है, दिस सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द, जैसे आप दो मैग्नेट को एक पास लेके आते हो तो स्लोली अट्रैक्ट होता है। कभी आपने देखा रहेगा, नहीं देखा तो आज जाके देख लेना, ठीक है। स्लोली अट्रैक्ट करे, उसका अपन क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जो लगाते ही खुबाच पकड़े खींच लिया एक दूसरे को, उसे अपन क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। These substances are strongly attracted by the magnetic field, जिसे हम क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, पक्का? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, ये किसका एग्जांपल है? फेरोमैग्नेटिक का। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। ठीक है, याद रखिएगा। These elements can be magnetized. They show permanent magnetic moment. ठीक है, आपको बच्चा ये बात पता है, म्यू इक्वल टू n+2 बोहर मैग्नेटॉन होता है। ये बात हम कोऑर्डिनेशन में पढ़े अभी जल्दी। म्यू का मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। n का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Bm का मतलब क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। यूनिट क्या है अपना? बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलो फटाफट इसको लिख लो। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था आयंस के फॉर्म में, जिसके मुझे क्या बताना? नंबर ऑफ अनपेयर्ड बताना था और मैग्नेटिक मोमेंट बताना था। क्योंकि मैं अपन पढ़ क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बेटा अभी तक हमने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रखा था। अब आपको जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा था, कोई चार्ज रखा था क्या? नहीं। अब इसके ऊपर हमने क्या डाला है? चार्ज। स्कैंडियम पे +3 का चार्ज डाल दिया मैंने। तो जितना आप प्लस चार्ज डालते हो उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कम हो जाता है, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। मैंने भी बताया था ना आपको। ठीक,
तो स्टैंडर्ड में एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो 4s में 2 3d में बन जाना चाहिए था, बट 4s में 2 जगह 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो s का 2 निकाल दिया और d का 1 निकाल दिया, 3 निकल गया तो क्या हो गया दोनों पे 0 आ गया। कुछ नहीं पता तो क्या होगा 0। क्या होगा 0। Ti का एटॉमिक नंबर 22 होता है, 4s में 2 3d में 2 आना चाहिए था, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इसमें से 1 इसमें से, 1 बचेगा। सेम मैंने ऐसे पूरा नीचे की तरफ कर देगा। क्या कर पाएंगे आप लोग कि मैं सबका करके बताऊं? चलो देखो 23 है बेटा, 4s में 2 3d में 3 आना चाहिए था, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है 3, s का 2 निकाल दिया, d का 1 निकलेगा, तो टोटल 3 निकल गया, बचा कितना उसमें 2। क्रोमियम का होता है एक्सेप्शनल वाला मैंने लिखा है, 4s में 1 3d में 5 एक्सेप्ट, तो 1 इसमें से गया और 2 इसमें से गया, तो इधर कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 लिखा। ऐसे ही बेटा कॉपर 24 प्लस 2 है, तो इधर कितना हो जाएगा 3d4, क्योंकि 4s 1 3d 5, 1 इधर से गया 5 में से 1 जाएगा, इधर कितना बचेगा 4। ऐसे मैंने पूरा क्या किया नीचे तक करा। अब सुन, इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन किया d का, रिप्रेजेंटेशन d सब शेल का, ठीक है। d बता इसमें d में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं डाला मैंने। दूसरे वाले d में कितना है 1 डाला, तीसरे वाले में 3 4 5 6 7 8 9 10। समझा। दूसरी चीज नंबर ऑफ अनपेड बताना है, कितना अनपेड है, कितना अनपेड है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0। समझा। मैंने आपको मैग्नेटिक का वैल्यू बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि अगर 0 है तो 0 होगा, 1 अनपेड आ गया तो फार्मूले में डाल दो √n+2, लेकिन मैंने बोला था कि उसको सॉल्व करना है आपको, मैंने डायरेक्ट आपको बताया था। 1 है तो क्या आएगा 1.73, 2 है तो क्या आएगा 2.83, 3 है तो क्या आएगा 3.87, 4 है तो 4.90, 5 है तो 5.92, अगर 4 है तो फिर 4.90, 3 है तो क्या होगा 3.87, 2 है तो क्या आएगा 2.83, 1 है तो 1.73, 0 है तो 0। ये मैंने आपको लिखा के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पहले ही दे दिया था, ठीक है। चलो देखो इसको, नहीं समझ आएगा आपको। के अंदर आप पहला पॉइंट लिखिए, अ सब्सटेंस शो कलर, substance ray show color if it absorb a portion of visible in electromagnetic spectrum, ब्रैकेट में लिखना EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मैटर, और its compound directly proportional wavelength of light absorbed, Third point, the observed color of the transition is complementary to that of the color absorb। वो कहना ये चाह रहा है बेटा, ये कलर है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
ये अपना स्पेक्ट्रा है। वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, ठीक है। हमें 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में ही कलर हमें दिखता है, ठीक है। बाकी से आजू बाजू कलर नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वेवलेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, कलर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो लिखा है। अब आप यहाँ पर शायद मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में बताया था, लेकिन फिर से भी देख लो, कलर की बात चल रही है तो ये बनाया क्या आपने, इसको पहले बनाओ। क्या है, इस लाइट का मेरे ऊपर गिरना, हम सब के ऊपर गिरना, इसमें से विग्योर का आना, क्या आएगा, इसमें से 2-3 कलर ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट लोअर एनर्जी से कहां जा रहे हैं, 2-3 कलर एब्जॉर्ब करके जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे जा रहे हैं, और जो आपको कलर दिख रहा है उसी को अपन क्या कहते हैं, कलर कहते हैं। ऐसा चर्चा मैं आपको किया हूं अभी कोऑर्डिनेशन। और सुनिए सर, मान लीजिए पत्ती के पत्ती देखो, पूरी ग्रीनरी दिख रही है, आंखों को काफी अच्छा लगता है देख के, हरियाली, पहाड़ों की, ठीक है। लीव्स कौन से कलर का होता है, अगर वो ग्रीन है तो उसने एब्जॉर्ब क्या किया होगा, जस्ट उसके सामने वाला क्या कर रहा है उसने, एब्जॉर्ब। वो एब्जॉर्ब ये कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है, गिरगिट है ना, क्या है, अब जैसे कि मान लीजिए प्रेम है, प्रेम को इसकी जरूरत पड़ती है, नाम ही उसका नाम है क्या, प्रेम। प्रेम रोज लेके जाता है, कौन से कलर वाला, रेड, कॉमन वाला रेड, ठीक है। तो उसने एब्जॉर्ब क्या किया रहेगा बेटा, ग्रीन। ग्रीन एब्जॉर्ब किया रहेगा, रिफ्लेक्शन में उसे क्या दिख रहा है, रेड। एक्चुअल में जो ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये है नहीं, ये कुछ और एब्जॉर्ब करा है इसने। ग्रीन दिख रहा है तुमको, मान लो लाइट ग्रीन दिख रहा है, ग्रे मत बोलते उसको, लाइट ग्रीन ही बोलते हैं उसको। हाँ भाई, ग्रे ग्रीन जरूरी है, ठीक है भाई, तो ठीक है समझा। मान लो ग्रीन है, अगर ग्रेस ग्रीन क्या बोलना है, ग्रीन ही मैं बोल देता हूँ, तो उसने एब्जॉर्ब क्या किया रहेगा, इसने ग्रेस रेड एब्जॉर्ब किया, ऐसा बोल सकते हैं। सनफ्लावर कौन से कलर का दिखता है, येलो, पक्का, तो बेटा उसने एब्जॉर्ब क्या किया रहेगा, समझा। जो दिख रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ है, समझ में आया। जो जैसा दिखता है वैसा होता है क्या, सेम कलर के साथ भी वही है, पक्का। लेकिन देख, फैक्टर ऑन विच कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड डिपेंड्स, ये पेपर में 10 बार पूछा जा चुका है, बोर्ड्स के पेपर में 2 नंबर का, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर दिया प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड होगा तभी कलर दिखाएगा। कैसे पता चला, मैंने आपको बताया था ना, डीडी ट्रांजिशन जैसी चीज, 5 डब्बा, उसको स्प्लिट करेगा तो ऊपर 2 जाएगा बेटा, और नीचे कितना जाएगा, नीचे 3, T2G लोअर एनर्जी, और ये क्या है, EG। तो अगर अनपेयर्ड होगा तभी तो जंप करके ऊपर की तरफ जाएगा, और जब जंप करके ऊपर जाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। तो सबसे पहले कलर दिखाने के लिए मेरे पास होना क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी। दूसरा बेटा क्या होना चाहिए, डीडी ट्रांजिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डी ही तो है, इसी को तो हमने स्प्लिट करा है, सेपरेट करा 3 और किसमें 2 में, तो डी का ही इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, डी में, स्प्लिट होने के बाद। तो लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी में जाएगा तो जंप करते ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के टाइम मुझे क्या दिखेगा, कलर दिखेगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा बेटा, डीडी ट्रांजिशन। थर्ड बोलता है लिगेंड अटैच्ड टू मेटल, ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। जैसे मान लें कि मैंने ले लिया K4 FeCl6 टाइम्स, ठीक है, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप ले सकते हो। तो लिगेंड, क्या ये लिगेंड है, किससे अटैच है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम से, तो ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, इसकी वजह से मुझे क्या दिखेगा, कलर। दूसरा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इससे अपन ज्योमेट्री निकाल सकते हैं क्या, पहले इसका अपन हाइब्रिडेशन निकालेंगे और फिर से स्टेट निकालेंगे। जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पर, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 d2 या फिर d2 sp3, मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टा
हेड बनेगी। ठीक है, तो वो भी क्या दिखाएगा अपना कलर शो करेगा। तो 2 नंबर का पेपर में 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट करके लिखना, हो सकता है तुम्हारे टाइम पे भी पूछ ले। ठीक।